नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो पेपर है वो एपीयू का पेपर है। सेंट्रल रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया था 24 अक्टूबर 2019 को। 110 क्वेश्चन है जिसमें से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टोटल मार्क्स जो अलॉट किए गए हैं वो 100 के हैं। इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस सेशन के दौरान कोशिश करेंगे कि 20-25 या 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है जिनके बारे में देखते हैं। As Chief OS in Level 7 retired on 31st May 2017 with last basic pay 72,100 per month, given option to commute 40% pension and DA 12%. How much settlement dues nearest value he got if last LP LAP was 250 and LHP 300 days. Okay, his date of birth is 20 May 1959 and appointment is 16 April 1984. लेवल 7 में एक चीफ ओएस जिनकी सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 31 मई 2017 है, जिनकी अंतिम बेसिक पे 72,000 रुपये प्रति माह है, 72,100 रुपये प्रति माह है। ने 40% का पेंशन कॉम्पिटिशन का ऑप्शन लिया हुआ है। DA 12% उस दौरान था। यदि 250 ALP और 300 LHP हैं बची हैं तो उनकी सेटलमेंट जो ड्यूज हैं वो कितने मिलेंगे, कितना दे होगा, यही कह रहा है सवाल। ठीक है, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा मिलता है। तो ये जो पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन है ना, वो तीनों चारों चारों ऑप्शन के अंदर सही है, तो हम यहाँ पे उनको नहीं लेंगे। फिर दूसरा हम प्रयास करेंगे कि कौन नज़दीक में हो सकता है। फिर कम्यूटेशन के बारे में यहाँ पे है। ठीक है, कंपटीशन का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए और सी। दैट मीन्स कि कम से कम ए और सी, बी और डी तो नहीं होगा। अब इन दोनों को यहाँ पे मिल गए हैं तो यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे तीन चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। तो ये ग्रेजुटी है, तो ये ग्रेजुटी के बारे में हम ग्रेजुटी का जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ब्लैंक पेज पे। यहाँ पे हम आ गए हैं ब्लैंक पेज पे। अ, अगर ग्रेजुटी का जो फार्मूला है उसको देखेंगे तो इमोल्यूमेंट इनटू क्वालिफाइड सर्विस बाय 2 होता है। अब इमोल्यूमेंट क्या होता है? इमोल्यूमेंट लास्ट बेसिक प्लस डीए होता है। ठीक है, लास्ट बेसिक इनका था 72,100 और डीए 12% चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2, टोटल हो जाएगा 8,502। ठीक है, अब हमने इमोल्यूमेंट निकालने के लिए इनको जोड़ देना है। 72100 प्लस 8652 25, ये कितना हो गया, 667 हो गया, 0 और 8, ये हमारा इमोल्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब इनको क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो निकालना है अपने को। तो क्वालिफाइंग सर्विस हम निकालते हैं 2017 मई में 31 तारीख को रिटायर हो गए हैं और ज्वाइनिंग डेट जो है इनका 16 अप्रैल और 1984
4 है, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो ये 15 डेज आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 मंथ हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 3 हो गया, 8 3 11, ये भी हो गया, एंड 33 ईयर्स हो गए। दैट मीन्स कि 16.5 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। चलिए हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, पहले ये ब्लैंक ही था। तो हमने जो निकाला है वो कुछ इस प्रकार है। लिखा रहा है यार, 752 इंटू 33/2 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 0 हो गया, 2 3 जा 6, 5 में 7 हो जाएंगे, 14 और 6, ठीक है। अब 40376 इंटू 33, 3 6 जा 18 इन हैंड 1, 3 7 जा 21 एंड 2 इन हैंड 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 0 एंड 3 2 जा 12। ओके, क्रॉस कर दिया, 8 2 1 1 2 1, जोड़ लेते हैं, 8 0 हो गए, 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 3 1, यानी कि 13,32,408 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं। ये हमें बता रहा 13,32,408 रुपये, तो हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर है, यहाँ पे भी अगर ये तीनों एक जैसे होते हैं तो फिर हमको लिव इनकेसमेंट को करना पड़ता है, ठीक है। लिव इनकेसमेंट के लिए 250 डेज होता, और यहाँ से हम 50 लेते हैं, यानी कि 25 डेज। तो टोटल 275 डेज का हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना होता है विद द यूज ऑफ बेसिक पे एंड डीए, ठीक है। तो इनको 275 डेज का हम लिव इनकेसमेंट देते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 कहता है कि स्पेशल कॉम्पेंसेटरी यानी कि हील भत्ता किस तिथि से समाप्त किया गया है। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी हील एरिया अलाउंस स्टेन एबॉलिश विद द इफेक्ट फ्रॉम। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भत्ते स्टार्ट किए गए हैं और जो एबोलिश किए गए हैं जनरली 1 जुलाई 2017 से किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वही होगा। अब आपको इसके लिए आरबी नंबर भी देखना चाहिए। आरबी नंबर जो है, नंबर जो है 19/2017, ये जो एबोलिश किए जा रहे हैं वो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उस पर जो सरकार द्वारा निर्णय लिए गए हैं ना, उनके परिणाम स्वरूप ही इसको समाप्त किया गया है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात होता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फिक्सेशन ऑफ पे इन केस ऑफ एम्प्लॉइज हु सीक ट्रांसफर टू ए लोअर पोस्ट अंडर, ठीक है। तो जब कोई एम्प्लॉय जो है बॉटम सीनियरिटी को एक्सेप्ट करते हुए ऑन रिक्वेस्ट पे या म्यूचुअल पे जाता है, तो उसका जो फिक्सेशन किया जाता है ना, रूल नंबर 227 के तहत किया जाता है, ठीक है। आरएसी वॉल्यूम जो 1 है उसके अंदर एफ आर यानी कि फाइनेंशियल रूल 15A का जिक्र किया गया है, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आरबी नंबर 12/2022 इसमें दो सिचुएशन दिए गए हैं। दो सिचुएशन दिए गए हैं। एक सिचुएशन दिए गए हैं, ठीक है। इसके तहत उनका कैलकुलेशन और क्लेरिफिकेशन दिया गया है। तो ये पढ़ना आपके लिए मुझे लगता है कि जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, following category of transfer in case of non-gazetted staff will be exempted from the condition of a minimum 5 years of the service। यहाँ पे जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है वो ट्रांसफर आउट ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस, तो वो भी सही है। ऑन स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, तो वो भी सही है। ए बी दोनों सही है। और डी, रेलवे सर्वेंट हु आर चाइल्ड केयर गिवर टू सेमी डिसेबल चाइल्ड। तो यहाँ पे ऐसा है कि डिसेबल चाइल्ड के बारे में जिक्र किया गया है, सेमी डिसेबल चाइल्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि 5 कंडीशन है इसके अंदर टोटल आज के डेट के हिसाब से, ठीक है। पहला है ट्रांसफर शाउटेड ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस, ट्रांसफर शाउटेड ऑन एक्सपाउस ग्राउंड। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है और है ए और बी के अंदर है। तीसरा कंडीशन है रेलवे सर्वेंट हु आर केयर गिवर्स टू डिसेबल्ड चाइल्ड, सेमी डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। और चौथा है फिजिकली हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट। और पांचवें पे जो है वो विडो अपॉइंटेड ऑन कैबिनेट ग्राउंड को भी मिनिमम 5 ईयर से एग्जिबिशन दिया गया है। तो इन सब सवालों और इसके हिसाब से जो ऑप्शन डी है उसको हम आंसर सही मान सकते हैं और उसी को मानना चाहिए। रह गई बात आरबी नंबर की, तो जो है वो 12/2017 जो है उसको आप पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा 5 साल से बढ़ाकर वो कर दिया गया है, उसके लिए 34/2022 और 28/2022 का पढ़ना आवश्यक रहेगा, ठीक है। जो वीडियो वाला जो मैंने बताया उसका है 94/2019, ये उसका आरबी नंबर है, ठीक है। तो इन सब का जिक्र आवश्यक है और आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ गए हैं। ग्रांट ऑफ परमिशन बाय जनरल मैनेजर टू जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर टू ट्रेवल बाय एयर ऑन ड्यूटी वुड बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा है कि कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड के अधिकारी को ड्यूटी पर हवाई यात्रा के लिए महाप्रबंधक द्वारा निम्न शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है या दी जा सकती है। तो ये 11/12/2014 को एक लेटर जारी किया गया था। उसके अनुसार हवाई यात्रा की केवल उन्हीं मामलों में अनुमति दी जाएगी जहां एक तरफा यात्रा रेल से 12 घंटे से अधिक हो, ठीक है। जो ऑप्शन बी के अंदर दिख रहा है कि एयर ट्रेवल विल बी परमिटेड ओनली इन द केसेस वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वन वे इज मोर देन 12 आवर्स बाय रेल, ठीक है। इसके साथ और भी कंडीशन थे, तो यहाँ पे जो कंडीशन की जिक्र किया गया है वो यही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ड्यूटी आवर्स एंड रेस्ट शेड्यूल ऑफ ट्रैक मशीन स्टाफ इन विगेज्ड इन रेल बोर्ड लेटर्स डेटेड। ये कह रहा है कि ट्रैक मशीन स्टाफ के कार्य की घंटियों और आराम की सूची रेलवे बोर्ड के किस पत्र में है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड ने एक पत्र जारी किया था 65/2017
65/2016 ही है, हाँ 2016 है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसका में जिक्र किया गया है 6/7/2000 लीटर का, और उस चीज में पता चलता है कि इस तरह की घोषणा की गई है उनको आराम और उनके कंडीशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। एज पर रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड 16th March 2015, validity of family identity card issued to retiring and retired railway employees and widows of railway employees will now be valid for। तो ये भी एक आरबी नंबर जारी किया गया था, मेरे ख्याल से। पहले देख लेते हैं 19/2015 एंड 12/2016, ये दो आरबी नंबर हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है लाइफ टाइम इंस्टेड ऑफ 7 इयर्स का ये किया गया था, अमेंड किया गया था। उस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें एक्चुअली कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 16/3/2015 के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे या सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी और रेल कर्मचारी की विधवा को दिए जाने वाला परिवार पहचान पत्र की वैधता कितनी होती है। तो अभी लाइफ टाइम कर दिया गया 7 साल का। पहले जो था कि 7 साल तक के लिए वैलिडिटी होती और फिर उसके बाद उसका रिन्यूअल होता। लेकिन एआईआरएफ ने एक मुद्दा उठाया और इस पर जिक्र किया गया और रेलवे बोर्ड ने इस पर विचार किया और ये किया गया। इसमें ये था कि जहाँ तक मुझे याद है कि भाई इनको दोबारा जारी किया जाए और जिनका गुम हो गया है उनसे 25 रुपये का शुल्क लिया जाए, और वो तभी जारी किया जाए जब उसका कोई एफआईआर उन्होंने किया हुआ है कि भाई मेरी आइडेंटिटी कार्ड, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड गुम हो गई है। तो मैटर वही है। ठीक है, अब और भी मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जूडो फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा वाज एग्रीड बाय रेलवे बोर्ड इन द ईयर। तो मामला ये है कि 2014 में एक मीटिंग हुई थी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशनल बोर्ड की, और इसके बाद जो है एक लेटर जारी किया गया था। लेकिन जो एग्री हुए थे ये लोग वो 2014 में हुए थे। तो आरबी नंबर जो है 25/2015 जो है वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देख लेते हैं। आंतरिक शिकायत समिति और कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स का गठन कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट बचाव रोकथाम निवारण नियम 2013 की किन धाराओं में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एंड कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स आर इंस्टेंट in the following section of the Sexual Harassment of Work at Workplace Prevention Provision and Redressal Act 2013 SSWW PPR Act 2013 R। तो एक्चुअली इसके अंदर जो मैटर है वो मैं बताऊं आपको कि सेक्शन 4 और 10 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, सेक्शन 10 में कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग के बारे में बात की गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 11 भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 10 को देख लेते हैं तो 11 को भी बात कर लेना ठीक रहेगा। सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट
lays down of the mechanism of conducting an inquiry into the complaint. ठीक है, inquiry shall be completed by the internal committee within the period of 90 days. ठीक है, इससे रिलेटेड ही दो चार बातें और भी है कि ये जो ये बना है पीपीआर, प्रिवेंशन प्रोविजन रिड्रेसल एक्ट जो है वर्क प्लेस का, वुमेन्स एंड वर्क प्लेस, देखिए यहाँ पे भी सेक्सुअल हरासमेंट वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस है ये। तो ये जो बना था वो विशाखा वर्सेस राजस्थान बोर्ड, राजस्थान का एक केस था जो 1997 के दौरान का केस है, जिसमें जजमेंट जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आधार पे ही पोस्ट एक्ट को ये लाया गया था। ठीक है, तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये जो विशाखा की बात आई ना, तो विशाखा एक्चुअली एक बैनर है जिसके तहत लोगों ने, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने जस्टिस के लिए लड़ा था। एक्चुअली भौरी देवी का एक केस था जिसके तहत वो अपने क्या कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो काम करती थी, जिनका काम था बाल विवाह को रोकने का। ठीक है, इसी दौरान जैसे अभी बाल विवाह का आसाम का केस चल रहा है, तो उसी दौरान ये भी करती थी कि भाई बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, जो रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके तहत ही इसकी ये होनी चाहिए। तो एक परिवार ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनका गैंग रेप किया और वो सब, तो उस दौरान जो गलत चीज़ें हुई, तो वो विशाखा बैनर के तले सुप्रीम कोर्ट गए हैं लोग और उन्होंने ये एक्ट पास करवाया। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी लड़ाई थी, हमने काफ़ी कुछ बात किया। तो ये है, इसमें जो पॉस एक्ट जो है, जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो एक्चुअली क्या है कि 10 लोग या उससे अधिक जो एम्प्लॉय अगर हैं, लेडीज एम्प्लॉय, तो उनको एक कमेटी बनानी पड़ती है, और ये ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर है, उनको बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। As per Rule 5 of the Railway Servant DA Rules 1968, suspension can be first reviewed on or completion of 90 days counting from the date the railway servant was released from detention unless suspension has already been revoked. Subsequently, review of suspension can be made before expiry of extended period of. तो ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 140 days at a time, not exceeding 120 days at a time, not exceeding 160 days at a time, and none of the above. तो मेरा मानना है कि यहाँ पे नन ऑफ द एबोव ही होगा, क्योंकि ये जो है वन 180 डेज वाला मामला है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो आरबी नंबर 12/2015 है, 12/2015 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और लिखा है कि सब्सिक्वेंट रिव्यू शैल बी कम ड्यू बिफोर द कंप्लीशन ऑफ करेंटली कंटिन्यूइंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, मेरा मानना है, मेरे हिसाब से। आप भी देखिए, और आपको अगर कुछ और मिलता है तो जरूर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है कि 2014 में रेलवे बोर्ड के अनुसार रेलवे स्कूल में पीजीटी के लिए ठेके के आधार पर लिए जाने वाले टीचरों का बढ़ा हुआ वेतन क्या है? रेलवे बोर्ड in the year 2014 enhanced remuneration to contractual teacher engaged in railway school for PGT postgraduate teacher, all subject to consolidate monthly pay in rupees. तो ऐसा है कि एक लेटर जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, ठीक है,
और उन्होंने कहा था कि भाई इसके अंदर 27,500 रुपया, 27,500 रुपया इसका होगा। ठीक है, ये पीजीटी के लिए है। इसके अलावा टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 26,500 रुपया होगा, यानी कि 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए। एक पीआरटी भी होते हैं जिनका 21,250 रुपया होगा। ये कंसोलिडेट जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, कंसोलिडेट मंथली पे, उसको 30 से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ डेज जो वर्किंग होगा ना वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें उसके अंदर दी हुई हैं, देखने जैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। कल्याण रेलवे स्कूल ओन द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ, तो ये जो IGBC है ना, वो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का अवार्ड है। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 2019 के अंदर हुआ था, आपको मैंने जैसे कि पहले बताया। ठीक है, 24 अक्टूबर 2019 को। तो अब सवाल ये उठता है कि 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करना उचित है या नहीं। अगर उचित है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर है कि प्लेटिनम रेटिंग विथ ए ग्लोबल एक्सीलेंस जो अवार्ड मिला था वो कल्याण वाले स्कूल को मिला था। ये जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आंसर इसका सी होगा। ठीक है, ये हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था उस दौरान, तो उनको मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। मध्य रेलवे के 2015 के जेपीओ के हिसाब से अर्पण के तहत पीपीओ को जारी करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा लेखा विभाग को सर्विस रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड कितने दिनों के अंदर भेजा जाना है? सेवानिवृत्ति के 3 माह पहले, सेवानिवृत्ति के 6 माह पहले, सेवानिवृत्ति के 9 माह पहले और सेवानिवृत्ति के 1 साल पहले। ठीक है, एज पर जेपीओ यानी कि ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर होता है, तो as per JPO of 2015 of Central Railway for the purpose of issue of PPO under Urban Personal Department will send the service record and leave account to pension section of associate account 3 months of before due date of retirement, 6 months before due date of retirement, 9 months before due date of retirement and 1 year before due date of retirement। ऐसा है कि इसके अंदर जो है सेटलमेंट केस इनिशिएट होने के बाद जो कैडर ऑफिसर है वो बिफोर 6 मंथ रिटायरमेंट एंड जो रिटायरमेंट है उसको और सेंड सर्विस तो रिकॉर्ड और लीव रिकॉर्ड जो है वो डिलीवेट करने के बाद एसोसिएट अकाउंट से सेटलमेंट सेक्शन को भेजते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो सही है। कुछ डिवीजनों में 3 मंथ बिफोर द ड्यू डेट लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट मंथ तक ही सब काम करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। किसी के नाम चेंज कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीजर जो है 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो 6 महीने का है। पर कुछ डिवीजन तो अभी भी लास्ट मंथ में ही सब कुछ करते हैं, नेम चेंज से लेके सारा कुछ। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम इसी तरह नॉलेज अपना एनहांस करते रहेंगे और रेलवे के बेहतर के लिए काम करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एज ऑफ engagement of act apprentice for training on railway candidate should have complete 15 years of the age and should not have completed 24 years as on the cut off date for receiving applications। तो ये एक्चुअली सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है, मेरा ऐसा मानना है। अब इसमें कुछ बातें जो जानने जैसी हैं वो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि एसटीसी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड या चैलेंज जो है और एक सर्विसमैन उनको 10 इयर्स का दिया हुआ है। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 to 24 इज द करेक्ट
एंड नॉन आईटीआई के लिए 15 टू 22 ईयर्स का बाउंडेशन है। ठीक है, तो आई होप कि इससे रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ए पर्सन इन हिज fiduciary relation is exempted under। अब मामला आरटीआई का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसकी रिपीटेशन होने की आने वाले एग्जामों में काफ़ी संभावना है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है ये सही आंसर है इसका, लेकिन ऑप्शन ए में जो दिया गया है उसके बारे में क्या पता है आपको? तो उसके बारे में ऐसा कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है उसमें भी हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, उसका एग्जेम्पशन रहेगा कि भाई उससे रिलेटेड हमको नहीं देंगे। ठीक है, अब एच बच गया जो लास्ट में है। तो एच भी कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चल रहा है, जो तो उसके जो प्रोसिक्यूट जो हो रहे हैं, जो ऑफेंडर हो रहे हैं, उनको भी इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम। ऑप्शन सेक्शन जो 81G है उसमें डिस्क्लोजर है कि भाई किसी की लाइफ या फिजिकल जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि उस आदमी ने लॉ इन्फोर्समेंट या सिक्योरिटी जो पर्पस के लिए जो काम कर रहे हैं एजेंसियां, उनके लिए उसने दिया हुआ है। तो ये जो एग्जेम्पशन वर्ड है ना, ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देने या रोकने के लिए वर्ड को आप समझें। तो मैं आपको पहले सब बता रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। मैं भी कई दफ़ा नहीं जानता हूँ तो मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ, जिसमें से अरविंद जी हैं, अरविंद गोयल जी, तो उनसे भी बात करता हूँ और भी लोग हैं, तो कुछ ना कुछ बातें करते हैं। आरटीआई ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इसकी तैयारी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आ गए हैं। लेबर कोड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईडी एक्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो देखिए सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस पेपर के अंदर, काफ़ी डीप सवाल आए हैं। ये सवाल सॉल्व करने जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। तो सेक्शन जो 7 है ना, यही इसके अंदर ही लेबर कोड का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि भाई लेबर कोड का जिक्र तो कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन यहाँ सेक्शन 7B भी दिया गया है, तो उसमें नेशनल ट्रिब्यूनल का जिक्र किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल का जिक्र किया गया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 7A भी तो होगा, आप उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करें। तो जो ट्रिब्यूनल है ना, इसके बारे में क्यों जिक्र किया गया है? तो वो नेशनल है कि नहीं है उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अब कह सकते हैं कि भाई सेक्शन 2 भी तो है, आप उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे उसका डिफिनेशन है। ठीक है, डिफिनेशन है डिस्प्यूट एक्ट का। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं कि इसमें काफ़ी कुछ मिला जुला है, तो सबको याद रखना इतना आसान नहीं है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज द बॉडी नेम अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर adjudication of industrial dispute convincing closure of establishment, retrenchment etc called। तो ये ऐसा है कि ये सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा था 7(1) के तहत, ट्रिब्यूनल के अंदर जो है ना वो 10 मैटर हैं जिसको डिस्कस करना है, जो उसके जुरिडिक्शन में आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। तो उसके अंदर इसकी बातें की गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट और रिसेटलमेंट का। तो हमारा जो आंसर जो होगा ना वो 17 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आ गए हैं। व्हाट इज द फॉरेन वर्ड फॉर इन इट्स नेचुरल पोजिशन और प्लेस?
इन इट्स ओरिजिनल सिचुएशन। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, इन विट्रा, स्टेटस क्यू, इन इनिटियो एंड इन सिटियो, इन सिटियो। तो इन सिटियो जो है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि बाकी के जो तीन हैं ऑप्शन, उसकी मीनिंग क्या है। इन विट्रे जो है, विट्रो है, वो हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी इन ए आर्टिफिशियल कंडीशन, ऑफन इन ए टेस्ट ट्यूब के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टेटस क्यू है जो है, द करेंट सिचुएशन बोलते हैं ना, करेंट सिचुएशन, उसको स्टेटस क्यू बोलते हैं, यानी कि वर्तमान स्थिति या पिछली स्थिति जो है उससे रिलेटेड है। इन इनिटियो, इन इनिटियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई होप कि जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इसकी साउंड नहीं गई होगी, तभी ये पब्लिश हो पाएगा, अदरवाइज देखेंगे क्या करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ गए हैं और देखते हैं कि इसका जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may be removed as per provision under which section of RTI Act 2005, section 12, section 14, section 15 and none of the above। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि आरटीआई नियम 2005 की किस धारा के तहत भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इसके अंदर ऐसा है कि सेक्शन 14 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, सेक्शन 14 के अंदर इसका जिक्र किया गया है और सेक्शन 14 के अंदर जो हेडिंग या टॉपिक इस्तेमाल किया गया है कि रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों के लिए। सेक्शन 12 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में किया गया है और सेक्शन 15 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कमीशन के लिए। ठीक है, और बच गया इसमें तीनों के बीच में सेक्शन 13 जो टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो यही बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए 20 के बाद भी 25 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। रनिंग स्टाफ आर डिफाइंड अंडर रूल 1507 ऑफ IRAC वॉल्यूम 2। तो ये बिल्कुल सही बात है। रनिंग जो स्टाफ हैं उनके अंदर इस बात का है, क्योंकि जो 1507 में है, 1507 में रनिंग अलाउंसेज एंड कैटेगरी ऑफ रनिंग स्टाफ का जो है वो डिस्कस किया गया है। द टर्म ऑफ रनिंग स्टाफ इन द सेक्शन शैल बी रेफर टू द रनिंग सर्वेंट। ठीक है, और उनके क्लासेस के बारे में जिक्र किया गया है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आ गए हैं। इन टर्म ऑफ HOER 1961 पैरा 3504 of establishment manual old, in case of EI worker, period of inaction of how many minutes should be ignored। तो देखिए, मुझे भी नहीं पता कि पैरा नंबर 3504 में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल मैंने भी नहीं पढ़ा है, पर ऐसे मान के चलते हैं कि इनेक्शन टाइम जो है वो EI के लिए 5 मिनट का है, तो हमारा आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल कई दफ़ा बड़े से सवाल के लिए किया जा सकता है और मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं होगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस आंसर के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अंडर RTI व्हाट डज थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 2N डिफाइन। तीसरे व्यक्ति की परिभाषा RTI नियम 2005 के किस नियम के तहत किया गया है। ये हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो सी में जो स्टेटमेंट है वो हमारा है कि ए पर्सन अदर देन ए सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट
फॉर इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द पब्लिक अथॉरिटी। यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ पीएफ, कोर्ट अटैचमेंट एंड फाइन इम्पोज कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो सही है, नो डाउट। डाइट चार्ज इज परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम द सब्सटेंस अलाउंस, बिल्कुल सही बात है। LIC premium and school fee recover can be made provided the suspended employee given written consent, तो ये भी सही है। तो दैट मीन्स कि जो ऊपर के हैं वो सभी सही हैं, तो हमारा जो आंसर होगा ये होना चाहिए डी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो याद है मुझे उसके हिसाब से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं कि हु फ्रेम द रूल्स टू रेगुलेट फ्रेट एंड फेयर ऑफ इंडियन रेलवेज? कॉनकॉर, राइट्स, IRCTC, विच इज रिसेंटली फ्लोट IPO। तो आपको पता ही है अभी कि राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड है, जो गुड़गांव 1974 में बना है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो है ना, जो किसी वीडियो में मैंने बताया भी था, IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन है, जो 1902 के आसपास, 1902 में ही इनका ये किया गया था, सम्मेलन किया गया था। यही इस सब चीज़ों के लिए रेगुलेट करने के लिए बनी है और यही टैरिफ वगैरह डिसाइड करती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सही आंसर रहेगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है। टाइमलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ CG केस एट डिविजनल लेवल एज पर एम्प्लॉयमेंट चार्टर। देखिए डिवीजन लेवल पे काम करने के लिए 60 दिन का टाइम है। अगर कोई अप्रूवल हेडक्वार्टर से लेना है तो 30 दिन और मिल जाते हैं, तो टोटल 90 डेज हेडक्वार्टर वाले मामले में हो जाता है। ठीक है, जनरली डिवीजन लेवल पे 60 दिन में हो जाने चाहिए, जो कि होते नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मुझे भी बूस्ट दीजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।